सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो ये आपका थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री का कोड है BHIE 145। BHIE 145 ये आपका कोड है 145। तो ये हम इसमें बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमारा बात कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय इतिहास में आधुनिक राज्य की स्थापना किस प्रकार हुआ? ठीक है, यूरोपीय इतिहास में यानी कि जो यूरोप का इतिहास रहा है उसमें आधुनिक राज्य की स्थापना क्या है? तो देखो, हम पहले इस वर्ड में दो बात लिखी गई है, एक यूरोपीय इतिहास लिखा गया है और दूसरा हमारा आधुनिक राज्य के शब्द जोड़ा गया है। तो पहले बात कर लेते हैं हम इन दोनों वर्ड्स के मतलब की, उसके बाद हमारा आंसर लिटिल बिट क्लियर हो जाएगा। यूरोपीय इतिहास की बात कर लेते हैं। तो यूरोपीय इतिहास जिसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है, जब यूरोप की स्थापना हुई, यूरोप का जब उद्गम हुआ, यानी कि उद्गम का मतलब होता है जब जन्म हुआ, तो उस स्थिति में यूरोप में जितनी भी घटनाएं घटी, जिसके अंतर्गत यूरोप जहां से विकसित हुआ, जिसके स्वरूप में यूरोप का स्थापना हुआ, वो धीरे धीरे अपने आप को विकास स्तर में आगे बढ़ाया। इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से जब यूरोप धीरे धीरे विकसित हुआ और उसमें जिस तरीके से वहां पे घटनाएं घटित हुई यूरोप में, उसके माध्यम से ये देखने को मिला कि वो हमारा यूरोपीय इतिहास था। जैसे कि हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो भारत का इतिहास के बारे में बोल दो, तो भारत का इतिहास में जैसे पुर्तगाल आए, डच आए, यूनान आए, मुगल शासक आए, ये जितने भी आए, ये हमारे भारत का इतिहास है। तो यूरोपीय व्यवस्था में जिस तरीके से उसका इतिहास रहा है, तो उसमें आधुनिक राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुआ वो बताना है। तो आधुनिक राज्य को हम समझ लेते हैं। आधुनिक राज्य जिस तरीके से हम मॉडर्न बोल सकते हो स्टेट के रूप में देखते हैं, जहां पर धीरे धीरे पहले से ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका हो, वो हमारा आधुनिक राज्य था। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं आंसर। हमारा ग्रीक और यूनानी जो आपका देखने को मिला कि ग्रीक है वो यूनानी की स्थापना में देखने को मिला कि यूरोपीय व्यवस्था के रूप में रहा है। यहाँ पर यूरोपीय इतिहास में संस्कृतियों ने आधुनिक रूप धारण कर लिया। यूरोपीय इतिहास में आपके कौन सा रूप? आधुनिक संस्कृति का रूप धारण कर लिया। इन संस्कृतियों का जो प्रभाव, यानी कि ये जो संस्कृति है ना, उनका प्रभाव हमारे देखने को मिला कि ईसा पूर्व 480 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिला, जिसके अंतर्गत यूनान पर फारसीसियों का आक्रमण हुआ था। यानी कि यूनान पर फारसीसियों का आक्रमण हुआ था। देखो, यहाँ पे पूरा इतिहास के बारे में बता रहा है कि यूरोप का उद्गम यानी कि जन्म कैसे हुआ था, उसके इतिहास के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म अलग अलग, जैसे कि बात कर लेते हैं तो 27 ईसा पूर्व में रोमन गणराज्य की स्थापना और रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। रोमन गणराज्य और रोमन साम्राज्य की स्थापना यहाँ पे हुई थी। सन 313 में आपका देखने को मिला कि ईसाई धर्म का जो यहाँ पे स्थापना स्वीकार कर लिया गया। ईसाई धर्म का यहाँ पे स्थापना स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर रोमन साम्राज्य की जो व्यवस्था है वो आपका राजधर्म से बना था। यानी कि राजधर्म क्या होता है? जिसके अंतर्गत राजाओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी वो फैसला सुनाता है, वो राजधर्म कहलाता है। यानी कि राजा के द्वारा जो भी फैसला सुना दिया जाएगा ना, वो एक राजा का धर्म कहलाएगा, वो उसे राजधर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर रोमन साम्राज्य का जो कमजोरी व्यवस्था रहा है वो हमारा 15वीं शताब्दी में जो आपका इस्तांबुल जो आपका देखा, इस इस्तांबुल जो है वहां पर यहाँ पे कमजोर बनकर रोमन यहाँ पे अपने आप को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इस स्थिति में हमें देखने को मिला कि रोमन साम्राज्य की स्थापना जो हुई है अरबों के आक्रमण के समान देखने को मिला। अरबों ने जब आक्रमण किया था रोमन पर, तो उसके स्थापना जो वहीं से धीरे धीरे अपने आप को रोमन आगे बढ़ाया। सन
1463 में, यानी कि 1453 की बात कर ली जाए, तो हमारा 1453 की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पे यूरोपीय जो एक नए व्यवस्था में जो है यूरोप अपने आप को धीरे धीरे अब आगे बढ़ाया। धार्मिक व्यवस्था की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे धर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त किया। और घटनाओं की बात कर लेते हैं, तो पुनर्जागरण की जो स्थिति है ना, यानी कि दोबारा से जाग जाना जो स्थिति है ना, वहाँ पे देखने को मिला कि यूरोप अपने आप को आगे बढ़ाने लगा। यूरोपीय व्यवस्था में जो बात कर लेते हैं, तो भारत और तथा आपका अमेरिका जैसे देशों में जो समुद्री मार्ग की व्यवस्था है उसकी खोज हुई। और उसके बाद 16वीं शताब्दी में आपका पुर्तगाली और बोल सकते हो कि डच दुनिया के देशों में अलग अलग समुद्री रास्तों के खोज में आगे बढ़ने लगे। ठीक है, अलग अलग समुद्री खोज के रूप में आगे बढ़ने लगे। इसी समय पश्चिमी यूरोप का औद्योगिकरण क्रांति का शुरुआत हो चुका था, जिसके अंतर्गत यहाँ पर पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुआ था। औद्योगिक क्रांति यानी कि धीरे धीरे अब क्या है ना कि यहाँ पे उद्योगों के व्यवस्था में यूरोप अपने आप को आगे बढ़ा चुका था। ठीक है, तथा साहित्य और कला के क्षेत्र में आपका देखने को मिला कि भारत अग्रसरी माना जाता था। अग्रसरी का मतलब ये है कि अग्रसर माना जाता था। अग्रसर का मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो अग्रसर का मतलब ये होता है कि भारत है ना उसे देखा जाता था संस्कृति के तौर पे। ठीक है, छपाई और खोज और पुस्तकों का जो संरचना था यहाँ पे धीरे धीरे होने लगा। और 1779 में नवासी में बात कर लीजिए, यानी कि 1789 में फ्रांस जो आपका बोल सकते हो कि फ्रांस की जो क्रांति या फिर बोल सकते हो फ्रांस का जो युद्ध रहा है फ्रांस के साथ, उसमें हमें देखने को मिला कि व्यक्तिगत व्यवस्था के रूप में अब धीरे धीरे एशिया के जो क्षेत्र हैं वो अपने आप में आगे बढ़ने लगे। ब्रिटेन और फ्रांस अपने मौसौले यानी कि अपने जो लड़ाई की भावना थी ना वो धीरे धीरे खत्म करने लगा। और रूसी व्यवस्था का पतन होने लगा और 1861 में इसका पतन हो चुका था। ठीक है, अब उसके अंतर्गत इसके बाद बात कर लेते हैं, तो 17वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं, तो उसके अंतिम में आपका लंदन नगर का स्थापना हुआ। और उसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे शहरों की जो हाल रहा है वो दुखदाई और पीड़ादायी के रूप में रहा है। और इसके बाद बात कर लेते हैं, तो हमारा जो स्त्रियों और जो बोल सकते हो जंगली व्यवस्था का जो स्वरूप रहा है, तो धीरे धीरे यूरोप का जो वर्चस्व है उसका आगे बढ़ता गया। और ये था आपका यूरोप का व्यवस्था या फिर उसका विकास। अब बात कर लेते हैं यूरोप का आधुनिक व्यवस्था के रूप में विकास। तो आधुनिक व्यवस्था में विकास देख लेते हैं, तो यूरोप ने क्या किया, अपने शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों को लूटना या फिर उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपका देखने को मिलता है कि औरतों पर टागों का जो सरे बाजार जो आपका बोल सकते हो कि औरतों को मतलब अत्याचार के रूप में यहाँ पर जो समाज में हो रहा था कि सरे बाजार में एक औरतों को जैसे बात कर लेते हैं तो शर्मनाक तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा था। तो ये सारी व्यवस्थाओं का जो उस समय स्वरूप था, अब धीरे धीरे इन पर रोक लगाया गया और देखने को मिला कि यूरोपीय व्यवस्था ने क्या किया, दूसरे देशों के क्षेत्रों को लूटना या फिर बोल सकते हैं उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अपने अनुसार उसका जो विकास है वो करना शुरू कर दिया। और संप्रदाय के रूप में यहाँ पर देखने को मिला कि ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर इसके सिकज्जे कसे गए। सिकज्जे का मतलब यह है कि सिकंजे यानी कि सिकंज में ले लेना, यानी कि अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बढ़ती व्यवस्था और समुद्री व्यवस्था के रूप में आपका देखने को मिला कि समुद्री मार्गों के रूप में देखने को मिला कि यूरोप है ना अलग अलग क्षेत्रों पर व्यापार के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, व्यापार का हवाला देते हुए दूसरे देश पर, दूसरे गणराज्य पर उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। सरल शब्दों में कहूँ तो हमारे देश में भी यूरोपीय व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है। यूरोपीय कंपनी जिस तरीके से हमें बोल सकते हो कि हमारे विकास का लालच देकर ही हमारे ऊपर शासन करने का प्रयास उसके द्वारा किया गया और काफी समय तक रहा भी। तो उस माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि उसकी जो प्रजा, जैसे यूरोप की जो प्रजा देखने को मिली, तो वो उनका जो पालन पोषण है यूरोप ने अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करके उस पर जो हमारे बोल सकते हो कि उसका जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा था उसके रूप में उस अपने राज्य के प्रजा का पालन पोषण किया। तो यूरोपीय समाज में हमें ये देखने को मिला कि यूरोप का जो ये समाज रहा है जो पूर्ण रूप से हमारा उन्नति के रूप में उसने अपने आप को आगे बढ़ाया। तत्पश्चात अपने देखने को मिला कि उसने केवल अपने फायदों के लिए दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू किया था
और अपने फायदे के लिए वो दूसरे देशों पर कब्जा करके हथिया कर उसने अपने आप के अपने शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हम अब बात कर लेते हैं इसके मतलब समराइज के अकॉर्डिंग इसके आंसर को मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो यूरोप का जो इतिहास रहा है ना, वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिला है कि जो आपके हमारे यूनान और जो हमारे फारसीसियों का आक्रमण के बाद यूनान पर जो फारसी का आक्रमण हुआ, उसके रूप में हमारे यूरोपीय व्यवस्था का स्वरूप धीरे धीरे फारसीसियों के रूप में आगे बढ़ा, जिसके तहत अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर ईसाई और सिकंदर का जो स्वरूप रहा है, सिकंदर का जो स्थिति रहा है हमारे समाज में, हम बात कर लेते हैं। आपके 27 ईसा पूर्व में आपकी जिस तरीके से रोमन व्यवस्था, रोमन गणराज्य की स्थापना हुआ और रोमन साम्राज्य की स्थापना के रूप में ये देखने को मिला कि यहाँ पे व्यवस्थाओं का स्वरूप आगे बढ़ा। उसके तत्पश्चात ये देखने को मिला कि जो हमारा व्यवहारिक तरीके से, हमारा जो वैज्ञानिक तरीके से 1463 तिरपन में बात किया जाए, यानी कि 1453 में बात किया जाए, तो यहाँ पे इल्ता इस्तांबुल जो स्थान है, वहाँ पर यूरोपीय व्यवस्था का धीरे धीरे अब जन्म हुआ। और इसके तत्पश्चात आपके बोल सकते हो पुर्तगाली जो आपके 16वीं सदी के रूप में आगे बढ़े थे, उनके रूप में यूरोप ने सहारा लेते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। और अगर बात कर लेते हैं जो हमारा 1789 में जो आपका फ्रांस का जो युद्ध क्रांति रहा है, फ्रांस की बात कर लेते हैं, फ्रांस की जो क्रांति रही है, वो अपने आप में ही एक ऐसी स्थिति में रही है जिसके कारण इनसे व्यवस्था में भी यूरोप ने अपने आप का जन्म, या फिर बोल सकते हो उसने अपने आप का विकास किया। उसके तत्पश्चात इसकी जो क्रांति हुई, दुनिया भर में दिल दहलाने वाली बात रही। और अमेरिका के स्थापना के रूप में भारत और अमेरिका जैसे देशों के जो हमारे समुद्री मार्गों के रूप में जो खोज किए गए थे, जिसके तहत देखने को मिला कि यूरोपीय व्यवस्था ने भी अपने आप का खोज करते हुए समुद्री व्यवस्थाओं के माध्यम से उसने अपने आप का विकास किया। तत्पश्चात ये देखने को मिलता है कि ये अपने विकास के माध्यम से, अपनी स्थितियों के माध्यम से हमारे गणराज्य के रूप में आज आधुनिक समय में देखने को मिलता है। अब उसके बाद हमारा देखने को मिला कि यूरोप अपने आप को अब धीरे धीरे विकसित करने के लिए, अपने आप की स्थिति को बढ़ाने के लिए वो अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तथा अपने बोल सकते हो कि अपनी व्यवस्थाओं के रूप में यूरोप ने दूसरे और ज़्यादातर आपका देखा जाता है कि एशियाई क्षेत्रों पर उसने कब्जा शुरू कर दिया था, जिसके माध्यम से उसने अपने शक्तियों को बढ़ाना और इसका एकमात्र लक्ष्य था। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आधुनिक समय की बात कर लेते हैं, यूरोप का जो विस्तार है, उसका जो विकास है, वो राजनीति तौर पे, धार्मिक रूप में और बोल सकते हो आधुनिक रूप में तथा आर्थिक व्यवस्था के रूप में और औद्योगिक व्यवस्था के रूप में, जो औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुआ, जिसके कारण उसने उद्योगों का सहारा लेते हुए अलग अलग देशों पर बोल सकते हो कि औद्योगिक व्यवस्था के रूप में हवाला देते हुए उसने दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके तहत हमारा इसमें आपका भारत भी है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यूरोप ने भारत पर भी अपने औद्योगिक कंपनियों के रूप में यूरोपीय कंपनियों का सहारा लेते हुए यूरोप की जो कंपनियां हैं उसकी स्थापना हमारे भारत में करते हुए वो भारत पे भी शासन करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। तो ये था आपका पर्टिकुलर पूरा क्वेश्चन, जिसमें हम देखा कि यूरोप के इतिहास में आधुनिक राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टिस्ट आंदोलन के क्या कारण थे, ये आपका क्वेश्चन है। चार्टिस्ट आंदोलन के क्या कारण थे? आंदोलन को क्रांति भी बोलते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो चार्टिस्ट आंदोलन ग्रेट ब्रिटेन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये ब्रिटेन से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण घटना किससे है? ब्रिटिश का। यहाँ पे देखने को मिला कि सभी रानी विक्टोरिया का जो शासन रहा है, वो प्रारंभिक वर्षों में यहाँ पर श्रमिक आंदोलन हुआ। श्रमिक आंदोलन यानी कि मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया था रानी विक्टोरिया के रूप में। रानी विक्टोरिया का जब शासन था ना ब्रिटेन में, ठीक है, ये ब्रिटेन की सबसे जानी मानी रानी मानी जाती है। ठीक है, अगर इसकी बात कर ली जाए तो इनके पास एक बोल सकते हो कि कोहिनूर हीरा है, वो भारत का ही है।
रानी विक्टोरिया ने भी हमारे ब्रिटिश कंपनी हमारे ऊपर आई या फिर ब्रिटिश व्यवस्था हमारे ऊपर शासन किया, तो रानी विक्टोरिया का भी स्वरूप हमारे भारत में है। ठीक है, तो इनके समय में ब्रिटेन में श्रमिक आंदोलन हुआ, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन किस रूप में जाना जाता है? श्रमिक आंदोलन के रूप में। श्रमिक आंदोलन ही जाके आगे चार्टिस्ट आंदोलन कहलाया, और ये आंदोलन आम नागरिकों और श्रमिक और मजदूरों के रूप में किया गया अपने अधिकारों के लिए आंदोलन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जिसको हम चार्टिस्ट आंदोलन के रूप में देखते हैं। अब बात कर लेते हैं, यह आर्थिक कठिनाइयों पर आधारित था, जिसके अंतर्गत यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था जो मजदूरों का अर्थव्यवस्था था उस पर आधारित था, जिसका अंतिम जो लक्ष्य रहा है समाज में परिवर्तन लाना, इसका महत्वपूर्ण लक्षण रहा है। लक्षण का मतलब है कि एम। ठीक है, लक्ष्य की बात कर लीजिए तो एम, यानी कि भाई उसका एम क्या था, इस आंदोलन इस क्रांति का क्या एम था, तो वो क्या है, राजनीतिक रूप में और बोल सकते हो कि समाज में एक नया परिवर्तन लाना था, ताकि अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाया जा सके, अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सके। इसीलिए इस आंदोलन का एकमात्र लक्ष्य है। ठीक है, इसमें बात कर ली जाए तो हमारे अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिला कि देश में होने वाले जो अलग अलग परिस्थितियां थी ना, जो ब्रिटेन में हो रही थी, जो औद्योगिक परिस्थितियां थी, वो भी एक क्रांति के रूप में हमारे समाज में अर्थव्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत कर रहा था। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटिश कंपनी जो रहा है, उसके रूप में भी हमारे अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम अपने बात कर लेते हैं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत यहाँ के जो श्रमिक जो मजदूर लोग हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था के रूप में यहाँ पे आंदोलन किए थे, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस आंदोलन का जो कारण रहा है ना, यानी कि कारण मजदूर वर्ग का जो विकास महत्वपूर्ण कारण रहा है। यहाँ पर मजदूरों का विकास के लिए ये आंदोलन बड़े पैमाने पे बड़े क्षेत्रों में या फिर बोल सकते हो बड़े क्षेत्रों के रूप में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, ताकि मजदूरों का भी आर्थिक विकास हो सके, उनको भी धन संपत्ति यानी कि धन संपत्ति जो है वो नियमित रूप में प्राप्त हो सके, वो भी अपना गुजारा कर सके। गुजारा मतलब यानी कि वो भी समाज में सरवाइव कर सके। ठीक है, उनके पास भी खाने और रहने या फिर बोल सकते पीने व्यवस्था की इतनी उपलब्धता होनी चाहिए। उपलब्धता की यानी कि अवेलेबिलिटी, यानी कि अवेलेबल होना चाहिए। 1832 यानी कि 1832 में यहाँ पे देखने को मिला कि मध्य वर्ग के जो लोग थे, यानी कि मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का विकास किया, और इसमें देखने को मिला कि जो मिडिल क्लास के यानी कि मध्यम वर्ग के लोग थे, उन्होंने जो लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, जो इनको जो मतलब जितना उन्हें प्राप्त करना चाहिए था, जो जितना उनका अधिकार था, उतना अधिकार नहीं मिल रहा था। इसलिए मजदूरों के द्वारा ये आंदोलन जो आपका देखने को मिला कि जो मजदूर भूखमरी यानी कि भूखे मर रहे थे, वो आपको देखने को मिला कि उन जो स्थिति उत्पन्न हुई थी भूखमरी की, यानी कि भूखे मर रहे थे जो मजदूर, तो उसी व्यवस्था के देखने को मिला कि ब्रिटेन के क्षेत्र में ये मजदूरों का आंदोलन का जन्म हुआ, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद आपका देखने को मिलता है कि रॉबर्ट ओवेन जो है उन्होंने बताया कि 1834 में यानी कि 1832 में 34 में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना किया गया था। चलिए ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो चार्टिस्ट आंदोलन जो कि मजदूरों के लिए ज़्यादा और मजदूरों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण ये आंदोलन रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 1838 में जो मजदूरों ने 1838 का मतलब होता है 1838 में जो मजदूरों ने अपने अधिकारों की मांग की और मजदूरों की जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए यहाँ पर आंदोलन किए गए, जिसे हम चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया। तो इस आंदोलन का जो महत्वपूर्ण जो व्यवस्था रहा है, जिसके अंतर्गत जो मुख्य मांग रही है यानी कि मजदूरों की जो मांग रही है, वो आपका देखा देखा जाता है कि वार्षिक पार्लियामेंट। मजदूरों का मांग देख लीजिए कि क्या रखा था मजदूरों ने कि हाँ भाई ये होनी चाहिए। ठीक है, और वयस्क मताधिकार।
वयस्क मताधिकार का मतलब है सभी को मत डालने का अधिकार। गुप्त मताधिकार, ठीक है, गुप्त मताधिकार का मतलब होता है कि जो मतलब सीक्रेटली मत डालने का, कि हाँ भाई कुछ लोग ही डाल सकते हैं। अब उसके बाद संसद के सदस्यता के लिए, यानी कि मजदूर जो है ना संसद के सदस्य के लिए भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं भाई। अगर उनके पास कैपेसिटी या सक्षम है तो भाई संसद के सदस्य बनने के लिए वो हैं। ठीक है। अब उसके बाद समान निर्वाचन क्षेत्र, समान निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि जो हमारे क्षेत्र के, जो हमारे बोल सकते हो कि जो निर्वाचित किए गए हैं उसके रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका बोला गया, मजदूरों ने इस बात की मांग की। अब ठीक है, अब इस आंदोलन के कारण की बात कर ली जाए तो सब हेडिंग हमारा बनेगा कि आंदोलन का कारण। ये हमारा अगला सब हेडिंग है। ठीक है। तब उसके बाद हमारा देखने को मिला कि सामाजिक कारण, यानी कि समाज में जो हमारा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रहा था, जिसके तहत ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था ने हमें अपने आप में आगे बढ़ाया। ब्रिटेन जो कि एक संपन्न जो मध्य वर्ग की जो स्थापना कर रखा था अपने वर्ग में, तो उसके लिए जो मजदूर लोग थे उसके समाज में वो अपने आप को विकसित नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटेन के जो नागरिक थे उस समाज में अपने आप को विकसित नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो इस सामाजिक आंदोलन का जो महत्वपूर्ण कारण रहा है ना, तो मजदूरों ने समाज में एक अपना अधिकार तथा अपनी एक स्तर, या फिर बोल सकते हो अपनी एक जगह बनाने के लिए इन वर्गों के द्वारा मांग किया गया था, जिसके कारण इसे सामाजिक कारण के रूप में रहा है। समाज में इन्होंने अपने अधिकारों की मांग की थी, जो गरीब लोग थे। ठीक है। क्योंकि अमीर लोग क्या कर रहे थे, गरीब लोगों को दबा रहे थे, उस पर शोषण कर रहे थे, शोषण यानी कि अत्याचार कर रहे थे। ठीक है। तो ये हमारा सामाजिक कारण है कि उन्होंने अपने समाज में रहने के लिए इंग्लैंडीय और बोल सकते हो कि रानी विक्टोरिया के रूप में उन्होंने ब्रिटेन सरकार से मांग किया था। क्लियर है। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ, यानी कि उद्योगों की स्थापना हुई। अलग अलग व्यवस्थाओं में यहाँ पर उद्योगों को लगाया गया, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला कि इन उद्योगों में जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनका विकास अस्तर पर था। अस्तर का मतलब है कि उनका जो विकास है ना वो निचले स्तर पर था। इसी कारण से उन मजदूरों ने औद्योगिक रूप में भी अपना विकास करने के लिए समाज में उन्होंने भी अपने आप को औद्योगिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए जो वर्ग है ना वो आंदोलन करने लगा, जिसके हम बोल सकते हो कि ये आपका कारण बना, आर्थिक कारण। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है अगला कारण, जो कि हमारा राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण की बात कर लेते हैं तो देश की राजनीति व्यवस्था को मजदूरों के रूप में जो महत्व नहीं मिला, यानी कि जो देश की राजनीति थी ना, जिसके अंतर्गत हमने ये देख रहा है कि मजदूर जो थे उनके रूप में, उनकी स्थिति के रूप में कोई महत्व नहीं मिला। मजदूर के लिए कोई राजनीति नहीं चला रहा था, मजदूर के लिए कोई राजनीति व्यवस्था के रूप में कोई नीति व्यवस्था का निर्माण नहीं कर रहा था। अब राजनीति क्या कर रहा है, समाज और सरकार को चलाने का काम कर रहा है, जो कि समाज के विकास के लिए वो क्या क्या कानून बना रहा है। तो यहाँ पे जो राजनीति हो रही थी ना वो मजदूरों के लिए नहीं कर रही थी, जिसके तहत 1832 में, यानी कि 1832 में यहाँ पर राजनीति व्यवस्था में सुधार लाने के लिए मजदूरों ने ये बोला कि हम भी राजनीति व्यवस्था के स्वरूप में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम भी राजनीति में जाकर, राजनीति में शामिल होके मजदूरों के बारे में तथा मजदूरों के विकास के बारे में हम नीतियों का निर्माण कर सके। ये हमारा राजनीतिक कारण था। क्लियर है। इसके बाद हमारा आ जाता है कि इन आंदोलनों के रूप में आपके ये जो कारण रहा है ना, तो यहाँ पे देखने को मिला कि इन आंदोलनों की जो प्रगति, प्रगति का यानी कि प्रोसेस जो है, यानी कि प्रोग्रेस जो है वो ज्यादातर देखने को मिला कि 14 जून 1839 में, यानी कि 1839 में यहाँ पे चार्टिस्टों ने अपने मांगों, यानी कि चार्टिस्ट यानी कि जो मजदूर थे ना, उन्होंने अपने मांगों के लिए प्रथम आवेदन पत्र जो है संसद के समक्ष पेश किया गया था। यानी कि देखो मजदूर क्या कर रहे थे कि वो संसद के सदस्य के रूप में उन्होंने पेश किया संसद के सामने, लेकिन जिस प्रकार लाखों लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया था कि हाँ ये हमारी मांगों को पूरा किया जाए,
लेकिन इस पर संसद के सदस्य कोई विचार प्रकट नहीं कर रहे थे, कोई अपनी फैसला नहीं दे रहे थे कि कोई मजदूरों के फेवर में कोई फैसला नहीं दे रहे थे, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर मजदूरों ने विद्रोह और बोल सकते हो कि विरोध व्यवस्था के रूप में अपने आप के आगे बढ़ाया। और जबकि ये विद्रोही हमें देखने को मिला, अलग अलग नेताओं ने इन्हें सपोर्ट भी किया, ठीक है, क्योंकि रानी विक्टोरिया राज कर रही थी, तो भाई सब चाह रहे थे कि हमारा शासन शासन हो, रानी विक्टोरिया के जगह पे हम हो। तो इस व्यवस्था के रूप में अलग अलग राजनीति पार्टियों ने समर्थन करते हुए इन मजदूरों को आगे बढ़ाया, तथा इन मजदूरों के रूप में जो चार्टिस्ट हुए ना, उनको आगे बढ़ाने का जो निर्णय था, वो अलग अलग नेताओं ने बखूबी अपनाया। और इन नेताओं के रूप में देखा गया कि 1841 में चार्टिस्टों ने अपना दूसरा आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन यानी कि अपनी मांग, दूसरा बोल सकते हो कि एप्लीकेशन। आवेदन यानी कि आवेदन का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करना। तो अपनी एप्लीकेशन उन्होंने संसद के सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन देखने को मिला कि उसे भी खारिज कर दिया गया। और 1848 में यानी कि 1848 में जो आपका बोला सकता है कि फ्रांस में तीसरी जो क्रांति हुई, आपका देखने को मिला कि इन मजदूरों के रूप में आगे बढ़ा, और इसमें अलग अलग जुलूस निकाले गए। जुलूस का मतलब होता है रैलियां निकाली गई, और इन रैलियों के माध्यम से जो चार्टिस्टों ने अपने आंदोलन के माध्यम से अपने लिए अधिकारों की मांग समाज में किया था। तो ये था आपका क्वेश्चन, जिसमें हमने ये देखा चार्टिस्ट आंदोलन जो कि आपके क्रांति के रूप में रहा है, जिसमें हमने ये देखा कि अगर इसके समराइज आंसर्स की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे चार्टिस्ट वो लोग कहलाए जो इतिहास में ब्रिटेन से संबंधित थे, ब्रिटेन के क्षेत्र में संबंधित थे, जिसके तहत हमें देखने को मिला कि जब रानी विक्टोरिया का जो शासन था ना ब्रिटेन में चल रहा था, तो वहाँ पे जो श्रमिक और जो मजदूर लोग थे ना, उनके रूप में ये आंदोलन किया गया था, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया। ये आंदोलन मजदूरों ने अपने अपने वर्ग और अपने सेक्टर को आगे बढ़ाने और विकसित करने के लिए किया गया आंदोलन था, जिसके तहत इन पर जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो मध्य वर्ग की स्थिति थी, उसके रूप में इन आंदोलनों को आगे बढ़ाया गया। और इन मजदूरों के रूप में इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपने मांग को पूरा करने के लिए, ताकि उनका भी विकास समाज के उच्च वर्ग के लोगों के साथ हो सके, इसीलिए ये मजदूर ने अपने वर्ग को विकसित करने के लिए ये आंदोलन बखूबी रूप में आगे बढ़ाया गया, जिसे चार्टिस्ट आंदोलन के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे फ्रांसीसी क्रांति का कारण। तो हमारे फ्रांसीसी क्रांति जो कि आपका देखने को मिला 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जो कि पूरे विश्व स्तर पर तत्कालीन रूप में घटित हुआ था। अगर इस समय की बात कर लेते तो फ्रांसीसी क्रांति जो है हमारे विश्व स्तर पर देखने को मिला, जो कि 1789 में ये आपका युद्ध रहा है, जो महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने को मिला। फ्रांसीसी क्रांति का जो तत्कालीन कारण था वो हमारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक कारणों से भरपूर ये फ्रांसीसी क्रांति या फिर फ्रांस की व्यवस्थाओं के रूप में यहाँ पे देखने को मिला। अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम जो है यहाँ पे देखने को मिला था। इस स्थिति को हमारे फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण कारण माना गया। फ्रांसीसी क्रांति में जो आपका देखने को मिला कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक कारणों का स्वरूप देखने को मिलता है। और ये स्थिति आपका देखने को मिलता है 1700 यानी कि 1789 में ये आपका स्वरूप देखने को मिलता है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला कारण आता है, हमारा राजनीतिक कारण, जिसके अंतर्गत हमारे शासन प्रशासन जो फ्रांस में चल रहे थे, वो उसके कारण भी हमारे फ्रांसीसी क्रांति की स्वरूप देखने को मिलता है। और राजनीतिक में हमारा पहला पॉइंट है निरंकुश राजशाही। यानी कि निरंकुश राजशाही से हमारा तात्पर्य है कि यूरोप के अन्य देशों में जो सामान्य फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, यानी कि निरंकुश यानी कि दूसरे पर अत्याचार कर रहा था, जो भेदभाव के रूप में, और तथा बोल सकते हो कि लोगों की स्वतंत्रता पर हथियार रखा था, तो वो हमारा निरंकुश यानी कि अपने अनुसार चलाना।
ठीक है। अब जैसे कि नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है, वो निरंकुश शासक है, ठीक है। तो ये हमारा राजनीति में पहला पॉइंट क्या आया, निरंकुश शासन था, जिसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे अपने अपने ईश्वर या फिर बोल सकते हैं अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने कानून व्यवस्था के रूप में यहाँ पे फ्रांस में क्या किया गया, जो बुर्बो वंश का जो साम्राज्य था, जो लुई सोलवा के तहत यहाँ पे देखने को मिला कि लुई सोलवा ने ये बोला कि यहाँ पे बस मैं ही हूँ जो कि हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही इच्छा के अनुसार यहाँ पे कानून का निर्माण किया जाएगा। ये इसका निरंकुश शाही व्यवस्था था, जो राजनीति के कारण में आता है, ठीक है। अब राजनीति के अगले कारणों की बात कर ली जाए तो यहाँ पे राज दरबार में विलासिता देखने को मिला। विलासिता का मतलब है कि राज दरबार की स्थिति देखने को मिले। राज दरबार में विलासिता का जो केंद्र जो है जनता में हमें ये देखने को मिला कि जनता में जो वसूलने का जो कारण था ना, वसूलना यानी कि कर यानी कि टैक्सेस जो लगा रखा था, उसे विलासिता कहा गया। यानी कि जो वसूले जा रहे थे ना धन संपत्ति, ठीक है, तो वो भी आपका देखने को मिला कि आपके फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना था, ठीक है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, यानी कि जो प्रशासन था ना लुई सोलवा के तहत, देखो लुई सोलवा है आपका देखने को मिला कि फ्रांस में शासक था, कब था, 1789 में वो आपका फ्रांस के रूप में शासक था, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा शासन जो चलाए जा रहे थे ना, वो अत्याचारिक तथा बोल सकते हो कि प्रशासनिक तौर पे भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि भाई मतलब लूटपाट करने वाला, ठीक है, क्लियर है। तो अब उसके बाद हमारा बोल सकते हो कि न्याय व्यवस्था का दुर्लभता, यानी कि जो राजनीति थी ना वो न्याय प्रणाली में दुर्लभ था, यानी कमजोर था भाई, उस पर कोई भी मतलब हमला करके उसे मतलब हथिया सकता है या फिर कोई भी शासन कर सकता है उस पे। अत्यंत बोल सकते हो कि अत्यंत बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, परिश्रमी के रूप में देखने को मिला। अत्यंत व्यवस्था में देखा जाए तो यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था था बिल्कुल ही हमारे आसपास के वातावरण में भी नहीं देखने को मिल रहा था, बोल सकते हो सब समाप्त हो चुका था, ठीक है। तो ये हमारा राजनीतिक कारण है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सामाजिक कारण की। देखो हमारा सामाजिक कारण में बात कर लेते हैं तो सामाजिक जो यानी कि समाज में जो व्यवस्थाएं थी, समाज में जो चल रही स्थितियाँ थी, जो समाज के जो वर्ग विभाजन थे, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग की जो एक दूसरे की स्थिति है वो भिन्न थी, भिन्न यानी कि डिफरेंट थी। इसी कारण से हमें क्या किया गया कि समाज में क्या किया, समाज के लोगों के द्वारा क्या किया गया कि सभी को बराबर रखने तथा बराबर अधिकारों के रूप में देखने के लिए आपका देखने को मिला कि यहाँ पर पूर्ण रूप से देखने को मिला, पूर्ण रूप से देखने को मिला कि यहाँ पर जो भी वर्ग विभाजन थे उस वर्ग विभाजन का समाप्त करने के लिए समाज में आंदोलन किया गया, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा आर्थिक कारण आता है। आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं तो हमारा ये देखने को मिलता है कि 1700 यानी कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई है उसमें अनेक आर्थिक कारण का स्थिति देखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि आर्थिक कारण की बात कर ली तो अव्यवस्थित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो फ्रांस में अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर था ना, उसका कोई सीक्वेंस नहीं था, ये कहाँ से हमें उसका विकास करना है, कहाँ से उसके विकास के लिए सोचना है। तो इसके सीक्वेंस ना होने के कारण क्या है, वहाँ पर जो फ्रांसीसी क्रांति है महत्वपूर्ण रूप से अविकसित रूप में रही है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पर अगले पॉइंट की बात कर लीजिए तो दोषपूर्ण कर व्यवस्था, दोषपूर्ण कर व्यवस्था का मतलब है ना कि आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से लुई सोलवा जो है वो कर व्यवस्था को आगे बढ़ाया था, तो उसके तहत लोगों में ये भावना उत्पन्न हुई कि हम जितना कमा नहीं रहे उतना तो हम कर दे रहे हैं। तो इसके कारण भी आपका देखने को मिला कि फ्रांसीसी क्रांति का उद्गम हुआ, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा अगला पॉइंट है व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध है। व्यापारिक और व्यावसायिक अवरोध का मतलब यह है कि जो हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे अवरोध है जिसके तहत हमें ये देखने को मिलता है कि आपके जो अर्थव्यवस्था के रूप में जो हमारा व्यापारिक व्यवस्था थी, जो हमारे व्यापार थे, जिसके तहत यहाँ पर इन व्यापारों में मजदूरों की संख्या भी विकसित करने के लिए तथा मजदूरों को बराबर अधिकार मिले इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, समय अनुसार यहाँ पे व्यापारिक व्यवस्थाओं को हमारे समाज में लगाया गया तथा ये देखने को मिला कि जो हमारा ये समाज में जो अलग अलग वर्ग के जो निम्न वर्ग के लोग थे
उन पर अपने व्यापारिक व्यवस्था के स्वरूप में अपने आप को विकसित कर पाए, इसीलिए व्यापारिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप अपनाया गया था। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है बौद्धिक कारक। बौद्धिक कारक का मतलब यह है कि जो बौद्धिक वर्ग के जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें, फ्रांस में अनेक दार्शनिक जो कि उनके जो विचार हैं वो बौद्धिक व्यवस्था में रहा है। ठीक है। उनका कहना ये था कि जिस तरीके से हम किसी को प्रभावित करते हैं तो वो प्रभावित हमें पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि उसका जो विकास स्तर है या फिर विकास दर है हमारे जीवन में अपने आप में ही एक व्यवस्थाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम बौद्धिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे जो विचार और जो हमारे जो थॉट्स उपयोग किया जाता है ना, यानी कि प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे दार्शनिक रूप में, हमारे बौद्धिक व्यवस्था के रूप में, ठीक है, वो देखने को मिलता है। तो ये हमारा बौद्धिक अर्थव्यवस्था का जो पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले की, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति था ना उसका जो अगला पॉइंट है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी कि जो विदेशी यानी कि अलग अलग देश में जो घटनाएं घटित हो रही थी ना, तो उसके प्रभाव से क्या हुआ, वो विचलित हो गया था। ठीक है। जिसके तहत हमें ये देखने को मिला कि पूर्ण रूप से उस स्थिति में हमें हमारी आसपास के वातावरण, जिस तरीके से हमारे फ्रांस पर जो विदेशी व्यवस्था था उसके कारण भी यहाँ पर जो फ्रांस दूसरे देश पर कब्जा कर रहा था, हथिया रहा था, उसके तहत देखने को मिला कि ये भी आपका फ्रांस के आंदोलन के रूप में महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस रूप में देखने को मिला कि उसने इस रूप में भेज के अपने व्यवस्थाओं का स्वरूप तैयार किया। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि ये हमारा कहीं न कहीं हमारे विदेश जो हमारे फ्रांसीसी था, जो हमारा फ्रांस था, उसकी व्यवस्थाओं के रूप में, उसकी व्यवस्थाओं की स्थिति में हमारे विदेशी लोगों का संगठन या स्वरूप देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से कर लीजिए। चलिए आगे। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और पतन की व्याख्या कीजिए। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय यानी कि किस तरीके से उसका विकास हुआ और उसका पतन यानी कि किस तरीके से उसका हार हुआ, या फिर हो सकता है समाज में उसकी किस तरीके से भूमिका रही है, ये महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो हमारा 1789 में जो हमारे फ्रांस की क्रांति हुई थी, इस क्रांति में जो बढ़ चढ़कर पुरुषों को जो आपकी महिलाओं ने जन्म दिया था, तो यहाँ पे एक घटना घटित होता है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, अपने साहस और कार्यों के कारण जो आपका देखने को मिला कि यह फ्रांस का सेनापति पद पर विराजमान हो गया था। देखिए इसमें साहस और बोल सकते हो कि कार्य करने की क्षमता वो अत्यधिक थी। क्लियर है। अब इस स्थिति में हमें ये देखने को मिलता है कि जो डायरेक्टरी ऑफ शासन है, यानी कि डायरेक्टरी ऑफ शासन क्या कर रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट को आदेश दे रहा है कि जिस तरीके से आप क्या कह रहे हो, उस स्थिति में हमें ये देखने को मिला कि नेपोलियन जो बोनापार्ट रहा है हमारे व्यवस्था में, जिसके अंतर्गत हमें प्रथम जो कासूल बनने का इसने व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया और अलग-अलग कठिनाइयों का सामना करते हुए इसने अपने आप को बड़ी योग्यता के रूप में आगे बढ़ाया था। समाज में नेपोलियन बोनापार्ट को आज बड़े सम्मान तथा बोल सकते हो कि नेपोलियन बोनापार्ट के जो व्यवस्थाओं के रूप में, विचारों के रूप में आज भी कुछ वर्ग के लोगों के द्वारा चला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पूर्ण रूप से हमारे समाज में जो नेपोलियन ने कई युद्ध लड़े और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या और इंग्लैंड को राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में अपने आप को अग्रसर किए थे। क्लियर है। जिसके माध्यम से हमें यह देखने को मिला कि यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं या फिर तो इंग्लैंड की जो व्यवस्था रही है जिसमें हमारी आर्थिक शक्तियों का कमजोर करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने बोनापार्ट जो है अपने विजय व्यवस्था और अपने अभियान व्यवस्था के रूप में उसने समस्त यूरोपीय व्यवस्था का जो मानचित्र है उसने तैयार किया और नेपोलियन बोनापार्ट जो आपका देखने को मिला कि विजय से उत्पन्न जो आपका नेपोलियन बोनापार्ट रहा है
जिसके माध्यम से हमने ये देखा कि हमारी जो व्यवस्था रही है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अलग-अलग पद पर अपने आप को विराजमान किया। जैसे कि जिसके तहत उसने ये देखने को मिला कि उसके कठिनाइयों का सामना करते हुए उसने अपने आप की योग्यता को आगे बढ़ाया। ठीक है, नेपोलियन के लोकप्रिय और जो बात कर लीजिए तो अनुभव क्षेत्र के स्थिति से आपका होने लगा है, जिसके अंतर्गत हम इस क्षेत्र पे जितने भी ना वानर रहते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट में इन्होंने बताया, सरल शब्दों में कहूँ ना तो हमारे ऑस्ट्रेलिया और हमारे संसाधनों का जो स्वरूप रहा है ना नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में, इसने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जिस तरीके से बोल सकते हो राम की जिस तरीके से वानर सेना पीछे थी ना कि हाँ उसके साथ थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी लोगों का साथ पाया था। लोगों के साथ के कारण उसने अपने विकास को आगे बढ़ाया। यूरोप के इतिहास में बात की जाए तो 1850 से लेकर 1848 तक के बीच में इसे मैटरनेड युग के रूप में जाना जाता है। मैटरनेड युग के रूप में इसलिए जाना जाता है कि इसमें उसने यूरोपीय व्यवस्था में 1830 से लेकर 1848 तक नेपोलियन का जो स्वरूप रहा है विकसित हुआ है। नेपोलियन का जो युग, यहाँ पे सब हेडिंग बना लीजिए नेपोलियन का युग। नेपोलियन का युग जो आपका देखने को मिला कि उत्थान और पतन। उत्थान का बात कर ली जाए तो जहां पर जन्म हुआ और पतन का मतलब है नहीं कि हार हुआ। नेपोलियन का जन्म जो हमारे को बोल सकते हो कि क्रासिका द्वीप के अजार्सियो के नगरों में हुआ था, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिला कि सैनिक शिक्षा समाप्त करने के लिए नेपोलियन फ्रांसीसी सेना के ताके खाने के ऊपर मतलब बोल सकते हो कि फिटलैंड में चले गए और उसमें नियुक्त हो गए। नियुक्त मन यानी किसी पद पर नियुक्त हो गए। 1792 में वो पेरिस में जैकोबिन दल का सदस्य बने। जैकोबिन दल के सदस्य बने। 28 अगस्त 1793 में उनके द्वारा अंग्रेजी व्यवस्था का बहिष्कार किया गया तथा आपका 19वीं शताब्दी में आपका पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि उसके माध्यम से हमारी व्यवस्थाओं में नेपोलियन बोनापार्ट का स्वरूप देखने को मिलता है। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो कि आपका 1789 के रूप में देखा जाए तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को आगे विकसित करने के लिए अलग-अलग स्थितियों का लाभ उठाते हुए संरचनाओं के आगे बढ़ाने का प्रयास उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, गुप्त योजना के माध्यम से भी नेपोलियन बोनापार्ट को काफी हद तक पूछा जाता है, जिसके माध्यम से हमें यह देखने को मिलता है कि 1799 में यानी कि 1799 के अंतर्गत आपको देखने को मिला कि अमेर बोल सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने बखूबी अपने आप में विकसित करने के लिए, अपने व्यवस्थाओं का विकास करने के लिए तथा प्रथम कौशल नियुक्त करने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था कि जो आपका कौशल है, उस कौशल के माध्यम से हम अपने अस्तित्वों को छाप सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है? की बात की जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को पहले उसने विकसित किया, तब जाके उसने समाज के बारे में सोचना शुरू किया था। समाज की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस तरीके से अभिव्यक्ति तथा व्यक्ति व्यवस्था के रूप में उसने लड़ा, लेकिन हमें पूर्ण रूप से ये भी देखने को आता है कि समाज में हमारे स्थितियों के रूप में आपका जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो कैसा था। इसके माध्यम से हमें यही देखने को मिला कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो स्थिति रही है, जो उसका स्वरूप रहा है, हमारे भारतीय व्यवस्था में पूर्ण रूप से देखने को मिला है। हमारे आर्थिक व्यवस्था में सुधार उसके द्वारा किया गया, धार्मिक व्यवस्था में सुधार किया गया, न्यायिक व्यवस्था से संबंधित सुधार किए गए हैं। तो ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट का सुधार है। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसे समराइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट का ये क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय और पतन की व्याख्या कीजिए। इसमें हमने उदय का मतलब होता है कि किस तरीके से उसने अपने आप को डेवलप्ड किया, उसकी स्थिति क्या थी डेवलप्ड की, और बोल सकते हो कि पतन का मतलब होता है हार। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि आपका अफ्रीका में स्थित है, 1700 1700 पूर्ण रूप 1789 में यानी कि 1789 में आपका नेपोलियन बोनापार्ट का स्वरूप देखने को मिला, जिसके तहत नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, अपने अलग अलग पद पर जैसे कि सेनापति के पद पर, डायरेक्टरी के पद पर, डायरेक्टरी शासन व्यवस्था के पद पर
उसने अपने आप को विकसित किया, ठीक है? जिसके माध्यम से उसे ऐसा लगा कि ये विकसित व्यवस्था उसके व्यवस्थाओं में अत्यधिक रूप में अवेलेबल ना होने के कारण सब लेफ्ट, या फिर बोल सकते हो कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के अंतर्गत उसकी शक्तियों के अनुसार कोई भी अत्यधिक ना होने के कारण जो नेपोलियन बोनापार्ट शासन कर रहा था, पूर्ण रूप से उसके अवस्था और पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्थाओं के रूप में यहाँ पर शासन चल रहा था, ठीक है? नेपोलियन बोनापार्ट हमें ये भी देखने को मिलता है कि उसकी कठिनाइयों और उसकी जो कठिन परिश्रम थी, उसने अपने इन कठिन परिश्रमों और कठिन व्यवस्थाओं के रूप में अलग-अलग लोगों और बोल सकते हो कि अलग-अलग व्यवस्थाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, तथा ये भी देखने को मिलता है कि इन लोगों के द्वारा ही हमारी कृतियाँ अपनाई गई है, ठीक है? तो हमें ये देखने को मिला कि नेपोलियन बोनापार्ट की स्थिति जो रही हमारे समाज में, अलग-अलग स्थितियों से देखने को मिला है, ठीक है? जिसके माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि समाज का जो व्यवस्था है ना, वो लगातार बैठा रहेगा, टपकेगा तो आपका देखने को मिला यही कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ऑस्ट्रेलिया या फिर बोल सकते हो कि फ्रांस जैसे व्यवस्थाओं में इसने अपने आप को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड में जो आर्थिक शक्ति के रूप में जो चल रहा विवाद था उसको समाप्त इनके द्वारा किया गया। तो इसमें हमें यही देखने को मिलता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण रूप से आपका देखने को मिलता है कि जो उसने फ्रांस और बोल सकते हैं कि जो अलग-अलग देशों पर उसने कब्जा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो दरअसल वो एक बोल सकते हो नाटक के रूप में है, कब्जा के रूप में नहीं है, ठीक है? जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि वो क्या है, क्लियर है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की व्यवस्थाओं का, उसके स्वरूप का, उसके उत्थान का। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है वो आपके कार्सिका के नामक स्थान पर हुआ था, जिसके माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि मैं अपने बेटे से मिल भी नहीं पाया, ठीक है? तो ये जो स्थिति है, जो इस थिंकिंग है, तो वो हमें यही दिखाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरीके से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। आर्थिक सुधार किया था, तो आपका बोल सकते हो नेपोलियन के कारण जो आपका देखने को मिला कि कुछ सुधार किए गए थे, जो कि आपके 1799 से लेकर 1804 तक रहा। नेपोलियन व्यवस्थाओं में आपका समाज का जो क्रांति रहा है, समाज का जो ढांचा रहा है, उस पर भी सुधार लाने का प्रयास किया गया और आपका देखने को मिला कि 17 फरवरी 1855 में आपका कुछ फेंका था, जिसके माध्यम से हमें ये देखने को मिला कि नेपोलियन बोनापार्ट जो आपका शुरू से अंत तक उसकी जो स्थिति है वो ना फेंकने के ऊपर रहा है, अपितु उसने शासन व्यवस्था को बड़ी बखूबी रूप में चलाने का प्रयास किया है। अब जैसे कि अलग-अलग क्षेत्र में जो राजनीति और शासक थे वो फेंक रहे थे कि हाँ ये करना है, डेवलप करना है, अपितु इसने क्या है नेपोलियन बोनापार्ट ने आपका देखने को मिला कि उसके द्वारा प्रशासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाया गया था। ठीक है? तो उसने क्या-क्या काम किए, तो वो आपका आर्थिक सुधार किया, धार्मिक सुधार किया, न्यायिक व्यवस्था का कानून का सुधार किया। इन सभी सुधारों के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की व्यवस्था का रूप मानते हुए उसने अपने आप को आगे बढ़ाया था। क्लियर है? बाद फिर हमारा क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का जो सॉरी नेपोलियन जो बोनापार्ट है जो आपका साम्राज्य व्यवस्था में उसने सुधार किया। उसने यूरोपीय व्यवस्था का युद्ध का मोर्चा संभाला, फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध को उसने संभालते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट है जिसमें हमने ये देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो व्यवस्था है उसका क्या था और उसके स्वरूप का पतन क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बोल सकते हो कि इंग्लैंड का युद्ध रहा और फ्रांस ऑस्ट्रिया का युद्ध रहा, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध रहा। इन सभी युद्धों के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का जो स्थिति है वो पतन के रूप में हुआ। क्यों? क्योंकि देखो हम किसी से भी लड़ाई झगड़ा करें, हानि तो दोनों को हो रही है, ठीक है? अगर मान लो कि सामने वाला 10 है, अब मेरे से लड़ रहा है, तो मान लो कि हानि तो दोनों की तरफ होगी, लेकिन वो 10 है, अगर एक एक भी मर जाए तो वो कहीं न कहीं 9 रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं ही मर जाऊँ तो भाई कौन रहेगा? तो इसीलिए ये एक हानि है, तो मैं अपने रूप में बताऊँ, अपनी व्यवस्थाओं के रूप में बताऊँ तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा देखा गया कि उसने अपने पद का बखूबी सहित प्रयोग किया और अपने पद का जो विराजमान उसने किया था, वो उसने अपने आप को बेहतर करा और समाज में एक नई व्यवस्थाओं का सुधार लाने का प्रयास किया। जैसे कि मैंने आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार बता दिया, वो आपका। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।